हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, जो हमारा 3D का टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ टॉपिक हमारे पेंडिंग थे, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये 3D का आपका तीसरा वीडियो है। अब इस तीसरे वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट की आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं और आज जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे दिया 1, 2, 3 और एक लाइन दे दी x-6/3, y बराबर y-7/2 बराबर z-7/-2। अब अगर इस लाइन के बारे में हम थोड़ा सा, हमें क्या क्या इस लाइन को देखने से मिलता है कि ये लाइन 6,7,7 पॉइंट से पास आउट हो रही है और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो कितने हैं, 3,2, -2। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये पॉइंट हमें दे रखा है और ये हमें लाइन दे रखी है। इस लाइन की हमें एक पॉइंट दे रखा है कि वो इस पॉइंट से पास आउट हो रही है और एक हमें उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ दे रखे हैं। तो हमने परपेंडिकुलर लेंथ PM की वैल्यू निकालनी। तो PM की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मेथड क्या रहेगा। हम सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम पॉइंट M को फाइंड कर लें। अगर हम पॉइंट M को फाइंड कर लें तो P और M के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब M को फाइंड करने का मेथड हमारा क्या रहेगा, क्योंकि ये जो M पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर स्थित एक पॉइंट है, तो हम सबसे पहले इस लाइन पर स्थित कोई भी बिंदु निकाल लेते हैं। तो वो हमने निकालने का मेथड सीख रखा है कि जब आप लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु निकालना चाहो तो उसको क्या मान लो, बराबर में कोई कांस्टेंट लेट कर लो, मान लो। तो हमने क्या मान लिया, हमने लैम्डा इसको लेट कर लिया क्योंकि M बिंदु लाइन के ऊपर स्थित है। तो हमने इस बिंदु को निकालने की कोशिश की। तो हमने यहाँ से बिंदु की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, x-6/3 बराबर लैम्डा, y-7/2 बराबर लैम्डा, z-7/-2 बराबर लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 6, y की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 7 और z की वैल्यू आ गई -2 लैम्डा प्लस 7। यानी अगर हमने ये अपनी लाइन के ऊपर स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये बिंदु M हुआ तो क्या होगा, तो हमने इसको M मान लिया कि ये बिंदु M है। अगर ये बिंदु M है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए M के, कौन कौन से, 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, -2 लैम्डा प्लस 7, ये M के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए। अगर ये बिंदु M हुआ तो M होने का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ से PM के डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। PM लाइन के डायरेक्शन रेशो हम फाइंड कर सकते हैं और PM के अगर डायरेक्शन रेशोज़ आ जाएं तो हम PM के डायरेक्शन रेशो को इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर वाला कंडीशन से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस M को हमने जो माना है हम PM के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे PM के डायरेक्शन रेशो, M के कोऑर्डिनेट ये हैं और P का कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा था, 1, 2, 3। तो 2 पॉइंट अगर अपने को दे रखे हों तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशो हम निकाल सकते हैं। कैसे, x2 - x1 यानी 3 लैम्डा प्लस 6 -1, y2 - y1 यानी 2 लैम्डा प्लस 7 -2 और -2 लैम्डा प्लस 7 -3। ये हमने फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। तो ये बन गया जी हमारा 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 -2 लैम्डा प्लस 4। ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन रेशो आ गए किसके, PM लाइन की। और जो हमें लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशो कितने दे रखे हैं, 3, 2, -2। अब अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या हमें M पॉइंट मिल जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि ये जो PM है वो परपेंडिकुलर है हमारी लाइन के। अगर हमारी लाइन की ये परपेंडिकुलर है और दोनों के डायरेक्शन रेशो हमारे पास हैं तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लग सकती है, कौन से वाली, लाइन और PM आपस में परपेंडिकुलर हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये हम इस पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो PM के जो डायरेक्शन रेशो 3 लैम्डा प्लस 5, A2 हमने मान लिया जो हमारी लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशो जो हमें क्या दे रखे हैं, 3, 2, -2, ये वाला। अब हमने इनके दोनों के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी, 3 लैम्डा प्लस 5 × 3
टू लैम्डा प्लस 5 इंटू टू माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा की वैल्यू निकाली तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब ये उस कंडीशन में आई जब हमने पॉइंट को m पॉइंट पे माना था। अब ये लैम्डा की वैल्यू जब हम रखेंगे तो m पॉइंट हमारा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू रख दो, रखी तो हमारे पास आ गया 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये हमने m के कोऑर्डिनेट माने थे, तो यहाँ अगर लैम्डा की वैल्यू रख दें तो ये बनेगा 3 इंटू -1 प्लस 6 2 इंटू -1 प्लस 7 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 7। यानी ओवरऑल पॉइंट कितना बना 3, 5, 9। ये हमारा m बिंदु आ गया। और m बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी की कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने वो इसी तरीके से निकालने। अब अगर m के कोऑर्डिनेट आ गए, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 3, 5, 9। ये हमने इस कंडीशन से निकाल लिए 3, 5, 9। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी, तो ये p और m के बीच का डिस्टेंस है, तो हमने फार्मूला लगा देना है सीधा। पी एम हम निकालेंगे तो पी एम कितना आएगा 3 - 1 x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 का रूट। 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल बना क्या 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, यानी ओवरऑल 49। तो हमारे पास ये लेंथ आई वो कितनी आई 7 यूनिट आई। तो ये इसका सिंपल सा मेथड है, ये आपने ध्यान रखना है। अब करने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप अपनी इस लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु निकाल लो, उस बिंदु को m मान लो। अगर m है तो पी एम के डायरेक्शन रेशो आप निकाल सकते हो। अब पी एम और लाइन हमारी परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशो जो निकालें उसके ऊपर इस डायरेक्शन रेशो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दो। वहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पॉइंट m मिलेगा, तब p और m के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अब जो आगे हमारा टॉपिक है वो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिक्यू लाइन्स। सिक्यू लाइन का मतलब अलग अलग प्लेन में है, वो एक ही प्लेन में नहीं है। विषमतलीय का मतलब जो अलग अलग तल में। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हमने एक लाइन ली L1 की इक्वेशन, हमने लाइन की जो इक्वेशन होती है वो मान ली R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो लैम्डा A वेक्टर है वो तो क्या है पोजीशन वेक्टर है किसका, जिस पॉइंट से आपकी लाइन पास आउट हो रही है। और B1 वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशो है किसका, डायरेक्शन रेशो पोजीशन वेक्टर है किसका, डायरेक्शन रेशो का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से हमने दूसरी लाइन ले ली जो दूसरे प्लेन में है, R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा डैश B2 वेक्टर। लैम्डा डैश एक क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। A2 वेक्टर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है जो लाइन सेकंड के ऊपर है पॉइंट उसका, और B2 वेक्टर हमारा सेकंड लाइन के जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं उनका पोजीशन वेक्टर है। अब न्यूनतम दूरी का आपने सीधा एक फार्मूला याद रखना है। ये आपने जब भी फार्मूला अप्लाई करना है, जब भी आपको दे रखी है दो लाइंस, चाहे आपको वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है चाहे वो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तब हम सीधा फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो पहले हम उसको क्या बदलेंगे, वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या रहेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ये फार्मूला आपने याद करना है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। और पूरे का मॉड हमने इसलिए लिया क्योंकि एक डिस्टेंस और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमारा ओवरऑल फार्मूला रहेगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे रखी है तो कार्टेशियन फॉर्म में मान लो L1 आपको दे दिया x माइनस x1 बटे A1 बराबर y माइनस y1 बटे B1 z माइनस z1 बटे C1। जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या है ज़रूरी है, हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा x1 y1 z1 जिससे आपकी लाइन पास आउट हो रही है, और डायरेक्शन रेशो जो है वो आपके क्या है A1, B1, C1। तो यहाँ से A1 वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, आपकी लाइन जिससे पास आउट हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, तो वो बन जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और B वेक्टर जो B1 वेक्टर है वो क्या होता है, आपका डायरेक्शन रेशो का पोजीशन वेक्टर, वो होता है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। तो ये आपका L1 लाइन बनेगी क्या, L1 बराबर R वेक्टर प्लस A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर।
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे A1 वेक्टर की वैल्यू रख दी आपने, साथ में आपने B1 की वैल्यू भी रख दी B1 वेक्टर की। तो ये ओवरऑल लाइन क्या बनी, R वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। और L2 दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस x2 बटे A2 बराबर y माइनस y2 बटे B2 बराबर z माइनस z2 बटे C2। ये हमें दूसरी लाइन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कौन से पास आउट हो रही है लाइन, x2 y2 और z2 से। और A2 B2 C2 क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो A2 वेक्टर तो हमारे पास कितना आ गया, A2 वेक्टर हमारे पास आ गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और जो हमारा डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर है वो क्या बना, A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। तो ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। अब वो फॉर्मूले में हमने सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। तो ये ओवरऑल हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला था। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सीधा सीधा आपने फार्मूला याद रखना है। तो L1 हमें दे दी x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z प्लस 1/-3। तो अगर L1 की बात करें तो L1 कौन से पॉइंट से पास आउट हो रही है, 3, 4, -1। और डायरेक्शन रेशियो इसकी क्या है, 2, 1, -3। तो A1 वेक्टर तो होता है पॉइंट का, तो ये बनेगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। और B1 वेक्टर हमारा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर, जो बन गया 3 i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप। और L2 दूसरी लाइन है, x माइनस 1 बटे -1 बराबर y माइनस 3/3 z माइनस 1/2। तो ये कौन से पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये पॉइंट मिला हमारे पास पॉइंट मिला 1, 3, 1। और A2 वेक्टर हमारे पास i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। और डायरेक्शन रेशियो क्या है इसकी, -1, 3, 2। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो बना B2 वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है क्या, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। तो इस फार्मूले में जो जो चाहिए वो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए A2 माइनस A1। तो हमने A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कर दिया। तो ये हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 आएगा। A2 वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। और जो हमारा A1 वेक्टर था वो कितना था, 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप। ये हमने रख दिया ओवरऑल। तो A2 माइनस A1 वेक्टर जो बनेगा वो क्या बना हमारे पास, वो हमारा बना -2 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। और B1 वेक्टर क्रॉस B2 है तो हमने ये क्रॉस वाला मेथड लगा दिया, आई कैप j कैप k कैप। B2 के जो B1 के पहले हमने कोफिशिएंट रखते हैं, B1 वेक्टर कोफिशिएंट क्या है, B1 के 2, 1, -3। और B2 के कितने हैं, -1, 3, 2 हमने रख दिया। रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सारणी को। सबसे पहले आई कैप, इस रो को छोड़ दिया, ये बचा कितना 1, 2 × 1 2 -3 × 3 माइनस का 9, जो बीच वाले माइनस के कारण क्या हो गया प्लस का। फिर हमने क्या किया, जे कैप को लिया तो ये बन गया प्लस जे कैप। तो हम इसको उल्टा सॉल्व करेंगे, -3 × -1 कितना हो गया, प्लस का 3 माइनस का 4। तो ये बन गया जे कैप 3 - 4 प्लस के कैप हुआ। तो के कैप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 × 2 6 और 1 × -1, बीच की माइनस के कारण ये प्लस हो गया। तो ओवरऑल जो वेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, 11 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका मॉड भी चाहिए, क्रॉस भी चाहिए और मॉड भी चाहिए। तो मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर का मॉड निकाल लो। वेक्टर का मॉड का आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक के स्क्वायर का रूट, यानी ये कितना बनेगा ओवरऑल √171। √171 को हम लिख सकते हैं 9 × 19। 9 × 19 कितना होता है, 171। तो 9 तो आ जाएगा रूट से बाहर, इसका रूट कितना होता है 3 और अंडर रूट में कितना बचा, √19। अब सब वैल्यू हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। A2 - A1 की वैल्यू हमने निकाली थी, B1 वेक्टर क्रॉस B2 की वैल्यू हमने निकाली थी और उसके मॉड की वैल्यू हमने रख दी। तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ माइनस का 22 हो गया, जे का जे के साथ किया तो प्लस का 1 हो गया, के का के साथ किया तो 14 हो गया। तो ओवरऑल ये बचा कितना, 14 और 1 15 -22 कितना हो गया, माइनस का 7/3 √19। अब मॉड बार वाला क्या कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7/3 √19।
तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी दोनों लाइन अलग अलग प्लेन से आ रही हैं लेकिन एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्शन कर रही हैं, अगर इंटरसेक्शन कर रही हैं तो इसका मतलब वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती क्या है, दो अलग अलग प्लेन में क्या है, लाइन्स हैं, तो उन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर मिलाने वाली जो भी लाइन है उसकी जो भी डिस्टेंस आएगी, उसकी जो भी लेंथ आएगी, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वहाँ पे उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने रख दिया जीरो। जीरो रखने का मतलब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी ओवरऑल हमारा बना क्या, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर बराबर जीरो। ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया कि अगर दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो दोनों लाइन प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे कि उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। यानी ओवरऑल यही बचेगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर जीरो। ये कंडीशन लगा के हम प्रतिच्छेद वाला कंडीशन निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल का मतलब दो अलग अलग प्लेन में लाइन है लेकिन वो आपस में क्या है, पैरेलल, उनके बीच का हमने डिस्टेंस निकालना। अगर पैरेलल हुआ तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो वाला कंसेप्ट इसमें बराबर रहेगा, यानी आर वेक्टर जो होगा वो भी कितना हो गया, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर b वेक्टर, और दूसरे में भी आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। यहाँ b1 b2 नहीं आएगा, यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा b वेक्टर, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन्स के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो आपस में बराबर ही होते हैं। अब इनके बीच की दूरी का जो फार्मूला रहेगा वो कितना रहेगा, मॉड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। वहाँ डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, यहाँ क्रॉस आएगा। b दे रखी हैं जिसमें पहली लाइन है r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और l2 वेक्टर हमें दे रखा है r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें ये वाला वेक्टर सेम है। ये वेक्टर सेम होने का मतलब ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो L1 वेक्टर को अगर हम देखें तो L1 वेक्टर की जो पॉइंट है वो कौन सा है, 1, 2, -4, यानी A1 वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 2, 3, 6, यानी b1 वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। L2 वेक्टर है वो जो दूसरी लाइन है उस वो पॉइंट 3, 3, -5 से पास आउट हो रही है, तो A2 वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप, और डायरेक्शन रेशियो हमें क्या दे रखे हैं, 2, 3, 6, यानी b2 वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब अगर b1 वेक्टर को देखें और b2 वेक्टर को देखें तो ये सेम वेक्टर हैं, तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी का जो फार्मूला लगेगा वो समांतर लाइन वाला लगेगा। फार्मूला क्या होगा, d बराबर मॉड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे मॉड ऑफ b वेक्टर। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो इस फार्मूले में हमें पहले तो ये वैल्यू निकालनी है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास a2 माइनस a1 वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद b वेक्टर हमारा कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और इसका हम मॉड भी निकाल लेते हैं। तो मॉड कितना है, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 49 का रूट 7। अब हमें क्या निकालना है, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 माइनस a1 ये दे रखा है, b वेक्टर हमारे पास ये, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो b वेक्टर को ऊपर रखना है और a2 माइनस a1 को आपने नीचे रखना है। तो ये आ गया i कैप j कैप k कैप 2, 3, 6, 2, 1, -1। इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर बनेगा -9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप। अब इसका हमें मॉड भी निकालना है, तो मॉड कितना आ जाएगा, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मॉड -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये सब वैल्यू रखेंगे तो रूट 293।
तो डी हमारे पास कितनी आ गई, √293/7। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मेरे पास आता है आगे एक फॉर्मूला कि एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन, एक प्लेन और एक लाइन के बीच का हमने एंगल निकालना है। तो प्लेन के बारे में अगर हम बेसिक डिस्कस करें तो प्लेन के बारे में इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax + by + cz + d = 0। एक्स वाई जेड में ये क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। एक्स वाई में जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लाइन की होती है, और प्लेन की क्या होती है जिसमें तीनों वेरिएबल आते हैं एक्स वाई और जेड। अब हमें निकालना है एक बिंदु से जाने वाला प्लेन, वो होता है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1। इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें, अगर कोई प्लेन है वो x एक्सिस के ऊपर a और y एक्सिस के ऊपर b और z एक्सिस के ऊपर c लेंथ का इंटरसेप्ट या अंतःखंड काटे, तो हमारी जो इक्वेशन बनती है x/a + y/b + z/c = 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म का डायग्राम है। अब नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, r⃗.n p। n होता है समतल के परपेंडिकुलर कोई भी यूनिट वेक्टर, और p होता है ओरिजिन से समतल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। r⃗.n p अगर आपको इस तरह से दिया n की वैल्यू रख दो r⃗.n बटे, क्योंकि n को कैसे लिखा जाता है, n बटे मॉड ऑफ n। तो ये हमने रख दिया n बटे मॉड ऑफ n को हमने n लिख दिया बराबर p। ये बन गया r⃗.n बराबर n × p, n का मल्टीप्लाई हो गया इससे, ये बन गया r⃗.n बराबर q। यानी आपने चेक करना है अगर ये फॉर्म हुई जिसमें ये गिवन वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, तब तो ये नॉर्मल फॉर्म है। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है p, वो है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर यहाँ पे वेक्टर जो गिवन है वो आपका यूनिट वेक्टर नहीं है, तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो क्या होगी, वो q होगी। और q किससे बनेगी, जब आप क्या करोगे उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे, तब q बनेगा आपका। अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। एग्जांपल दे दिया r.i - 2j + 2k बराबर 12। इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और p की वैल्यू आपने फाइंड करनी। तो सबसे पहले इस वेक्टर को चेक करेंगे, ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 1 नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 आएगा, तो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हमने ये देखा r⃗.n बराबर p। अगर आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इस आपको ये वैल्यू निकालनी है, r⃗.n बराबर p, n की वैल्यू निकालनी। तो गिवन वेक्टर है उसका आपने क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो इसका वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गया n वेक्टर दे रखा है हमें, गिवन ये है r⃗.n बराबर q। n वेक्टर को हम लिख सकते हैं n × n का मॉड बराबर q। n वेक्टर का मॉड बाहर आ गया, ये बन गया r⃗.n बराबर q। यानी r⃗.n बराबर क्या आ जाएगा, q बटे मॉड ऑफ n वेक्टर। q बटे मॉड ऑफ n वेक्टर, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। तो r⃗ जो वेक्टर दे रखा था उसका यूनिट वेक्टर बना दिया, और ये बन गया 12 × 3। तो ये जो फॉर्म बनी वो आपकी नॉर्मल फॉर्म बन गई, r⃗.i - 2j + 2k बटे 3 बराबर 4। तो यहाँ जो p की वैल्यू ये गिवन है वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपकी p की वैल्यू है। और n जो हमारा बनेगा वो बनेगा i - 2j + 2k बटे 3। अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये हमें एक प्लेन दे रखा है, इस प्लेन का इस लाइन से एंगल आपने फाइंड करना है। तो लाइन से एंगल कैसे निकालेंगे, इस पर प्लेन के ऊपर भी कोई लाइन ले लो, उस लाइन और आपकी गिवन लाइन के बीच का जो भी एंगल होगा वो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल बनेगा। लेकिन प्लेन में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जिनकी डायरेक्शन रेशो अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी लाइन से मिलकर एक प्लेन बनता है। तो यहाँ से हम जजमेंट नहीं कर सकते कि ये जो लाइन है वो कौन सी वेक्टर से एंगल बना रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका एंगल निकाल लेते हैं नॉर्मल से। नॉर्मल से एंगल अगर देखा जाए तो नॉर्मल हमारा ये रहा n, इससे जो एंगल बनेगा वो π/2 - थीटा बनेगा। तो हम क्या निकालेंगे, इस नॉर्मल के बीच का एंगल और इस लाइन के बीच का एंगल निकाल लेंगे।
हमने मान लिया कि हमें लाइन दे रखी है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और हमें जो लाइन इक्वेशन दे रखी है प्लेन की आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी। तो हम एंगल किन किन के बीच का निकालना है, नॉर्मल के बीच का यानी एन वेक्टर के बीच का, और इस बी वेक्टर के बीच का। बी वेक्टर लाइन की डायरेक्शन है और एन वेक्टर आपके प्लेन की डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल आपने निकालना है। और एंगल इनके बीच का है कितना, π/2 माइनस थीटा। तो हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो वो निकालते हैं कोस इंटू थीटा। कोस के साथ क्या आता है, थीटा। अब थीटा कितना दे रखा है, π/2 माइनस थीटा, वो हमने रख दिया कोस π/2 माइनस थीटा। तो इनके बीच का एंगल बनेगा क्या, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ एन वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ओवरऑल एंगल क्या बना, साइन थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड एन वेक्टर का मॉड। तो इस तरह से लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हम निकालेंगे। अगर हमें यही कार्टिज़न फॉर्म में दे रखा है तो कार्टिज़न फॉर्म को पहले आप क्या करो, अगर आप बदलना चाहो तो उसमें बदल लो वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए और इधर हमारे पास जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वही आपके प्लेन के नॉर्मल के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इन दोनों के बीच का आपने एंगल निकालना है, इस वेक्टर के बीच का और इस वेक्टर के बीच का। तो ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बटे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ये हमारा एंगल निकालने का तरीका रहेगा। अब अगर समतल और लाइन पैरेलल हैं, यानी समतल और लाइन के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर 0, यानी बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। इसका मतलब बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, एन वेक्टर के। कैसे, अगर ये आपकी क्या है प्लेन और इसी के अंदर एक लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो नॉर्मल दोनों के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। लाइन के भी परपेंडिकुलर रहेगा और प्लेन के भी परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर लाइन और प्लेन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना, 90 डिग्री। साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तब हमारे पास क्या होगा, तब ये आपका प्लेन, इसके परपेंडिकुलर लाइन और इसके परपेंडिकुलर ही क्या है, एन वेक्टर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल के लिए क्या होता है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये ओवरऑल हमारा कंसेप्ट रहेगा। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। तो आर वेक्टर बराबर एक लाइन दे दी हमें 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक हमें क्या दे दिया, प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर q। तो यहाँ से साइन थीटा आपने निकालना है। साइन थीटा क्या होगा, इनके बीच का और इनके बीच का एंगल। बी वेक्टर और एन वेक्टर हमने निकाल लिया, इन दोनों का हमने यहाँ फिट कर दिया फॉर्मूले में। साइन थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड और एन वेक्टर का मॉड। तो ओवरऑल जो एंगल बनेगा, साइन थीटा बराबर 3√3 बटे √9, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स 3√3 बटे √29। तो ये आपका 3D का ओवरऑल काम कंप्लीट है, जो मेन पोर्शन था इसका। 3D पूरी कंप्लीट है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। इस वीडियो को देखो, जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।